नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में। देखो, अभी MP टेट के पेपर हो चुके हैं और अभी C टेट का पेपर होने वाला है, 14 दिसंबर को पेपर है। तो हम इसमें क्या है कि अभी तक तो हमने मेन टॉपिक हैं अपने चैनल MHRD टीचर पर पढ़ा दिए हैं, जैसे जीन पियाजी हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया, विकास के सिद्धांत हो गए और भाषा विकास के सिद्धांत हो गए। ये हमने मेन टॉपिक हैं पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल बाल विकास को शुरुआत से लेकर एंड तक करेंगे। जो हमारी UP टेट में आती है, जो MP टेट में आती है, 15 नंबर की पेडागोजी आती है MP टेट में, और 15 नंबर की बाल विकास का थ्योरी वाला पोर्शन आता है। तो हम क्या करेंगे अपनी इस वीडियो में शुरुआत से लेकर, आज हमने शुरुआत कर दी है, इसी प्रकार के आपको इस वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बिल्कुल टू द पॉइंट जानकारी मिलेगी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन 10, 15, 20 मिनट की रहेगी वीडियो। अगर बड़ी होगी तो अधिकतम 25 मिनट तक, 20-30 मिनट तक जा सकती है। तो इसमें जो आपको जानकारी लिखी मिलेगी, आपको टू द पॉइंट बिल्कुल समझ में आएगी। देखो, जो बच्चों ने बिल्कुल अभी DLED किया है, जो DLED कर रहे हैं, तो जब वो DLED की कापियाँ उठाते हैं, BTC कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, तो जब वो DLED की कापियाँ उठाते हैं, उनमें थ्योरी लिखी रहती है, वो समझ में नहीं आती है कैसे क्या हुआ है। उसको हम संक्षेप में और मतलब अच्छे तरीके से कि कैसे टू द पॉइंट जो पेपर के हिसाब से जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनको भी हमको नोट डाउन करना होता है। क्योंकि जब हम कॉपियाँ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं BTC की, तो उनमें हमें समझ में नहीं आता क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं है, और जो हमारे पेपर में आता है क्या पता हम वो छोड़ ही दें, मिस कर दें। इसलिए हम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाएंगे। बाल विकास ऐसे पढ़नी हो, बाकी जो पेपर में आना है आपके BTC DLED वाले, वो तो आप उसको केवल रट के करें, उसमें तो आप पास हो जाते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब टेट का पेपर देंगे, C टेट का पेपर देंगे, MP टेट का देंगे, रीट का देंगे, जहाँ पर भी बाल विकास आती है, उसमें आपको एक थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे तरीके से समझ भी आपकी विकसित होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी बाल विकास में या मनोविज्ञान में आपकी समझ विकसित होती है, तो वो आपको पेडागोजी में हेल्प करती है। बाल विकास क्या है, मतलब बाल विकास है क्या, मतलब बालकों का विकास। जो बालकों का सिर्फ विकास नहीं है, वो शुरू से लेकर आपकी गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और वृद्धावस्था तक जाता है। उस विकास का हमको अध्ययन करना होता है, उसी को हम मनोविज्ञान कह देते हैं। तो मनोविज्ञान क्या है, मतलब मन का विज्ञान। तो जो हम मनोविज्ञान का हम हल करते हैं, वही तो पेडागोजी, शिक्षण विधियाँ। ये शिक्षण की किस प्रकार विधियाँ होना चाहिए, हमें बच्चे के मन को किस प्रकार से ऑब्जर्व करना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए, उसके गुणों को अपने आप के अंदर समाहित करना चाहिए, कि जिससे हम समझ सकें कि बच्चा क्या चाह रहा है और बच्चे के अनुसार कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। वही शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो बाल विकास से शिक्षण विधियाँ, सभी विषय की शिक्षण विधियाँ रिलेटेड हो जाती हैं। इसलिए आपको बाल विकास को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर बाल विकास अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपकी पेडागोजी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, आपकी समझ विकसित हो जाएगी। एक समझ विकसित करना है कि बच्चे का विकास क्या होता है, बच्चे को ज़रूरी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे सामने जो हमारी समझ है, क्योंकि हम अब 20 साल से प्लस हो जाते हैं, 25 साल के हो जाते हैं, कोई 23 का है, 28 का है। उस हिसाब से हमारी सोच समझने की शक्ति अलग होती है। लेकिन बच्चों की जो होती है, प्राइमरी के बच्चे होते हैं, बेसिकली प्राइमरी में ही ज़्यादा पूछी जाती है बाल विकास। तो प्राइमरों की जो बच्चे होते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति और अपना रिएक्ट करने की जो अंदाज़ है, वो अलग प्रकार का होता है। इसलिए हमको उनके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। तो इसमें हम आज बाल विकास या मनोविज्ञान के बारे में पूरी बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। उनके मुख्य हमने सिद्धांत लिख लिए, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इसकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, इनके कौन कौन से मुख्य सिद्धांत हैं। बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे हम पहले, इनके जो मनोविज्ञान है उनके बारे में पढ़ेंगे। विकास क्या होता है, मतलब कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सभी विकास के विकास पढ़ेंगे। रुचि पढ़ेंगे कि बच्चों की रुचि किस में होती है, रुचि किस प्रकार से हमको या बच्चों को प्रभावित करती है, बच्चों का ध्यान को हमको कैसे आकर्षित करना है, उसको भी हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम लगातार पढ़ते हुए चले जाएंगे। समावेशी शिक्षा जिसमें टॉपिक होते हैं, तो आप जब सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। और इस चैनल में अगर आप आ गए हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं। हम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाएंगे और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। आपको कहीं घबराने की दिक्कत नहीं है। आप हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब कर लें, और हमने प्ले लिस्ट बना दी है MP टेट या UP टेट की अलग अलग प्रकार की, तो उसमें आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। हम इसमें शुरू से पढ़ते हैं। जब हम शुरू से कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमारा एक माइंड डेवलप होता जाता है कि हमको इस प्रकार से पढ़ना है। हमने ये पढ़ लिया, अब ये सीख लिया है, अब आगे ये होना है इसके, ठीक है। हम समझते हैं। जैसे मनोविज्ञान है, ठीक है। बाल विकास क्या है कि मतलब बच्चों का विकास या मतलब व्यक्ति का विकास। बाल विकास सिर्फ बच्चों का विकास से नहीं लिया जाता है। बाल विकास का अध्ययन व्यक्ति के विकास से लिया जाता है, जो शुरू गर्भावस्था से जो शुरू हो जाता है, वृद्धावस्था तक जाता है, ठीक है। इसमें हम पहले मनोविज्ञान समझेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि इसके दौरान हम मन का ही विज्ञान का तो अध्ययन करते हैं कि जो व्यक्ति का मन अंदर क्या चल रहा है, उसी का तो हमें अंदर साइकोलॉजी के अंदर अध्ययन करना होता है। क्योंकि हम बच्चों को देखकर, बच्चों के हाव भाव देखकर हम समझ जाएं कि बच्चा क्या चाह रहा है, तो उसी का अध्ययन करना है। तो उसकी विकास की शुरुआत देखेंगे हम कि शुरुआत से कैसा हुआ। तो देखो, मनोविज्ञान को पहले तो रटने वाली चीज़ हो गई कि साइकोलॉजी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको
जैसे कहते हैं कि ना वो साइको है, साइको मतलब हो गया कि मस्तिष्क, उसका माइंड या जो अंदर मन कर रहा है उसके बारे में बात करिए। तो आत्मा का या मस्तिष्क का अध्ययन इसमें बेसिकली हमें करना होता है कि उसका मस्तिष्क कैसे रिएक्ट करता है किस चीज़ में, उसका माइंड कैसे काम कर रहा है, आत्मा कैसे कर रहा है, उसी को मन कह देते हैं, उसी को चेतना कह देते हैं। मतलब जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारा, जो अंदर हमारी चीज़ें होती हैं जो हमको बाहर नहीं दिखती, उनके बारे में हमको अध्ययन करना होता है। तो उसी के बारे में कि आत्मा या मस्तिष्क का अध्ययन ही कहलाता है हमारा मनोविज्ञान। ठीक है, आत्मा का अध्ययन कह दो या मन का अध्ययन कह दो, चेतना का अध्ययन कह दो, ये सब कहलाता है हमारा मनोविज्ञान। ठीक है, हम इसको बात करेंगे कि इसकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुआ। पहले मतलब इसको क्या कहा जाता था, फिर बाद में उसी को और कुछ नाम दे दिया गया और उसी प्रकार से उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। देखो, जब प्राचीन, इसको इस प्रकार से समझते हैं। देखो, इसको मिटा देंगे पहले, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेंगे। देखो, इसको मिटा देते हैं। देखो क्या है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो ईसा मसीह के जो जैसे जन्म हुआ इस समय, तो ईसा मसीह के जन्म से जो 2000 अभी कितना चल रहा है, जैसे कि 2024 चल रहा है, तो ईसा मसीह के जो जन्म के बाद की इनको बोलते हैं हम शताब्दी। ठीक है, या ईसवी बोल दें इसको। ठीक है, ईसवी। और जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की होता है, इनको ईसा पूर्व बोल देते हैं, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व, ईसा ईसवी। ठीक है, तो जो प्राचीन यूनान से इस समय उस समय का समय है जब लगभग 400 या कहें 300 से 400 ईसा पूर्व का समय है। मतलब जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे 300-400 वर्ष पहले का समय है। ठीक है, तो प्राचीन यूनान उस समय के जो अभी आप इसे मान सकते हैं, जो इटली या उस समय आसपास यूरोप का क्षेत्र है, उसको कहा जाता था। ठीक है, तो यूनान से लेकर 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी जो आज की शताब्दी है, जैसे 15वीं आज की 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 16वीं शताब्दी तक का समय हम इसमें मान लेंगे। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी तक का समय इसमें लिया जाता है कि प्राचीन समय से 16वीं, इसको हम मतलब एक प्रकार से 4 भागों में बांट लिया है कि जैसे पूरा समय हो गया टाइम पीरियड, तो पूरे टाइम आज के समय तक को हमको पहले मतलब 16वीं शताब्दी के तक का समय हमने एक तरफ कर दिया, क्योंकि इस समय जो विचारधारा थी वो एक प्रकार की थी। फिर 17वीं 18वीं शताब्दी में विचारधारा एक प्रकार की थी, फिर 19वीं शताब्दी में विचारधारा अलग प्रकार की थी, और आज जो 20वीं 21वीं शताब्दी चल रही उसमें विचारधारा अलग प्रकार की है। इस प्रकार हमने 4 भागों में बांटा है कि देखो, जो 16वीं शताब्दी तक रहा तो उस समय तक विचारधारा अलग थी, फिर 17वीं और 18वीं तक हमारी विचारधारा अलग रही, फिर ठीक है, फिर 19वीं में विचारधारा अलग रही और आज की विचारधारा अलग है। तो इस प्रकार हमने 4 भागों में बांट लिया। अब पहले समझते हैं कि जो प्राचीन समय था उससे 16वीं शताब्दी तक बात करें तो उस समय आत्मा को सब कुछ माना जाता था। आप देखेंगे, आप जो पुराने समय होता था और जो हमारे धर्मग्रंथों में रखा है, वो उत्तर वैदिक काल की बात करें या वैदिक काल की बात करें, उस समय व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता था, राज्य को महत्व दिया जाता था। मतलब राज्य सब कुछ है, राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है, तो ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है तो हमारी भलाई के लिए किया है। अगर राज्य हमको दंड देना चाहे तो हमारी भलाई के लिए, हमको सुधारने के लिए दंड दे रहा है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को सेंटर में नहीं माना गया, राज्य को सेंटर में माना गया, तो व्यक्ति को उसमें गौण रखा गया। ठीक है, उसमें कहा गया कि आत्मा है, मतलब व्यक्ति कुछ नहीं है, व्यक्ति की जो आत्मा है, जो अंदर होती है, वही हमारी सब कुछ है। यही तो, ये सब जो हमारा शरीर है, ये मात्र एक प्रकार के कपड़े हैं। तो आत्मा को हमको परमात्मा से मिलाना है, मतलब जो राज्य जो भगवान ने बनाया है उसके माध्यम से हमको, भगवान की भजन कीर्तन के माध्यम से हमको परमात्मा तक जाना है। ठीक है, तो इस राज्य में रहते हुए, अपना कर्म करते हुए हमें परमात्मा के मिलन का मार्ग खोजना है। तो ये होता है आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान पर जोर दिया गया कि व्यक्ति के जो अंदर है, जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जो भौतिक जगत है, ये सब नश्वर है, हर चीज़ खत्म होगी, हर चीज़ नष्ट हो जाएगी, वो हमारे सामने भी समझ में भी आती है। लेकिन जो हमारी आत्मा है वो अजर है, अमर है, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो इसको हमें भगवान से मिलाना है, भगवान तक ले जाना है, भगवान का भजन करने के माध्यम से या किसी भी अन्य रूप के माध्यम से हमको भगवान तक ले जाना है। और इसको जो हमारा शरीर है, जैसे देखो इसमें 2 आते हैं जो यूरोप के मनोवैज्ञानिक हैं, प्लूटो और सुकरात। तो जो सुकरात और प्लूटो हैं, इनका कहना था कि शरीर जैसे राज्य से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस प्रकार शरीर से अलग हमारे हाथों का, अंगों का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार राज्य से अलग, राज्य का मतलब सीधा सीधा लीजिएगा परमात्मा से, आप समझ सकते हैं। तो परमात्मा से अलग हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए जो परमात्मा है और जो हमारी आत्मा है, वो परमात्मा का ही एक अंश है हमारी आत्मा। तो इसी आत्मा को हमको परमात्मा से जोड़ना है। इसके बारे में बात करते थे पुराने समय के लोग। तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता था कि आत्मा का क्या काम कर रही है, आत्मा कैसे करेगी, मतलब आत्मा के बारे में समझने की कोशिश करते थे, उसी में लगे रहते थे कि उसी का हमको विकास करना है, उसको परमात्मा से जोड़ना है। तो पहले उस समय क्या था कि आत्मा के बारे में ही चर्चा होती थी और उसी में खोए रहते थे, उसी पर ग्रंथ लिखे जाते थे कि आत्मा को हमको परमात्मा से या भगवान से कैसे मिलाना है। ठीक है, तो उस समय के जो प्लूटो हुए और सुकरात हुए। प्लूटो की एक फेमस पुस्तक है रिपब्लिक। ठीक है,
रिपब्लिक। इन्होंने इस रिपब्लिक पुस्तक में बताया है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। आदर्श राज्य की परिभाषा इन्होंने दी कि जिसमें कोई भी किसी भी व्यक्ति से अपने अपने काम करता रहे और कोई किसी भी प्रकार से झगड़े ना, अपने नैतिक कार्यों को करते हुए सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसमें इन्होंने राजा के, सैनिक को, उत्पादक वर्ग को 3 भागों में बांटा, जिसमें राजा को, सैनिक को कोई भी काम करने की मतलब अपने अपने काम करेंगे और कोई भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और राजा को, सैनिक वर्ग को इन्होंने शादी तक की इजाज़त नहीं दी थी। तो इस प्रकार उन्होंने एक रिपब्लिक आदर्श ग्रंथ बनाया था, ठीक है, जिसमें वो बता रहे थे कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसमें न्याय की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, व्यक्ति की शिक्षा की क्या व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर दिया। तो जब रिपब्लिक में बताया, फिर बाद में उन लोगों को जब अरस्तु आया, एक प्रकार के आदर्शवादी थे, फिर जब वो जो सुकरात भी आदर्शवादी थे, इसके बाद जो प्लूटो के शिष्य हुए अरस्तु थोड़ी व्यवहारवादी टाइप के थे। तो उन्होंने कहा एक प्रकार के मतलब साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को देखना चाहा, कार्यों को देखना चाहे, सिर्फ आत्मा में नहीं खो रहे। तो उनके अरस्तु से जब वो मिले, अरस्तु इन्हीं के शिष्य थे, तो अरस्तु के माध्यम से प्रभावित होकर इन्होंने बाद में एक द लॉस करके मतलब नियम करके एक पुस्तक लिखी। उसमें इन्होंने बताया कि ये केवल आदर्शवादी बातें, इसको ग्राउंड लेवल पर लागू करने के लिए हमको कुछ कानून मानने होंगे, हमको राज्य को कुछ इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए जिससे एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित कर सके, ठीक है। तो बाद में एक बदल गए थे। तो इनकी फेमस पुस्तक रिपब्लिक हमको याद रखना है। हमको इसमें ज़्यादा कहानी याद नहीं रखना, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि 16वीं शताब्दी तक आत्मा प्रमुख रूप से हावी रही है, ठीक है, इतना भर याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। इसमें 2 चीज़ें याद रखेंगे, एक तो प्राचीन यूनान से 16वीं शताब्दी तक का सफ़र याद करना है कि पुराना हो गया 16वीं तक का, ठीक है। उसको हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्लूटो, सुकरात थे उस समय आदर्शवादी विचारक प्रमुख रूप से, और उन्होंने आत्मा के विकास पर जोर दिया है, ठीक है, आत्मा को परमात्मा से मिलन का मार्ग बताया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम रुका भी नहीं मिटाते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर 16वीं शताब्दी खत्म हुई, उसके बाद 17वीं शताब्दी है। फिर जैसे जैसे समय बदलता है तो हमारे जो क्या कहते हैं पढ़ने का तरीका है, समझने का तरीका बदलता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आत्मा से हमारा ज्ञान थोड़ी, हम जैसे ही वैज्ञानिक हो रहे थे, औद्योगिक क्रांतियाँ आ रही थी यूरोप में, विज्ञान का हमारी तरफ चरम बढ़ रहा था। जैसे गैलीलियो ने ग्रहों की खोज की, केपलर ने ग्रहों की खोज की, ग्रहों की गति के नियम बताए, भाप का इंजन खोजा गया, औद्योगिक क्रांति आई। तो इससे क्या हुआ कि फिर हमारे सोचने का, समझने का तरीका बदला गया कि आत्मा केवल कुछ नहीं है, आत्मा तो हमको दिखती भी नहीं है, क्या है। तो इस प्रकार उन्होंने फिर आया उसमें बाद में मन का विज्ञान। फिर जो इटली के एक पंपोनोजी नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा कि आत्मा ना दिखती है, ना उसके कार्य दिखते हैं, ना उसको कुछ समझ में आता है, तो फिर हम आत्मा का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। हमको आत्मा का अध्ययन नहीं करना चाहिए, हमको मन का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हमको मन समझ में आता है कि आज हमारा मन इस चीज़ का कर रहा है, आज हमको ये काम करना चाहिए, ये काम सही नहीं है, ये काम गलत है, या हमारा मन जो करे उस काम को करना चाहिए। एक प्रकार से ये लोग व्यक्तिवादी थे। व्यक्तिवादी का मतलब होता है व्यक्ति को प्रधान माना इन लोगों ने, और व्यक्ति को प्रधान माना और राज्य को गौण माना। मतलब राज्य सब कुछ नहीं है, व्यक्ति है सब कुछ। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी चाहिए, व्यक्ति जो काम करना चाहे वो काम करे, आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, उसको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग अपने आप को काम को करे। देखो इसमें जो रूसो थे और कांट थे और लॉक, 3 है मनोविज्ञान। जो लॉक हैं तो ये तो पूर्ण रूप से उदारवादी थी। उदारवादी का मतलब होता है व्यक्तिवादी, जो व्यक्ति को प्रधानता दे और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहे, वो कहलाते हैं उदारवादी विचार। तो लॉक पूर्णतः उदारवादी थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता को, व्यक्ति के मन को जो इच्छा चाहे उनका अध्ययन करना चाहते थे कि व्यक्ति जो करना चाहे वो उसको करना चाहिए। फिर वहीं बात करें कांट की, तो कांट एक आदर्शवाद और उदारवाद के बीच में। आदर्शवाद मतलब होता है कि जो व्यक्ति को आदर्श माने, नैतिक नियमों से बंधा हुआ रहे और उसको स्वतंत्रता भी हो। तो उन्होंने, कांट ने ऐसा कहा है कि जो व्यक्तिवादी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, व्यक्तिवादी का मतलब होता है जो स्वयं की स्वतंत्रता, और आदर्शवादी का मतलब होता है कि राज्य की स्वतंत्रता। राज्य जो चाहे वो व्यक्ति पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे तो लगा सकता है। व्यक्तिवादी का मतलब होता है कि राज्य व्यक्ति को नहीं रोकेगा, राज्य व्यक्ति जो करना चाहे वो करेगा, ठीक है। तो कांट थे जो व्यक्तिवाद और आदर्शवाद के बीच एक सामंजस्य बैठाना चाहते थे। मतलब कि अगर व्यक्ति स्वतंत्रता, व्यक्ति को वही सही है जो नैतिक नियमों का उल्लंघन ना करे। अगर कोई भी स्वतंत्रता नैतिक नियमों का उल्लंघन कर रही है या कोई भी ऐसी काम कर रही है जिससे नैतिक जो हमारे नियम है, हमारे समाज के में कहीं अराजकता फैलती है, तो उसको मान्यता ना दी जाए। तो कांट उस प्रकार के समर्थक थे, ठीक है। इन्होंने मन को तो साथ दिया, लेकिन उन्होंने पीछे आदर्श, हमारे आदर्श मूल्यों परंपराओं से भी बांधे रखा कि जिससे व्यक्ति में एक नियंत्रण स्थापित हो सके। वहीं रूसो की बात करें तो रूसो ने कहा था कि व्यक्ति को, जो पुराने समय में व्यक्ति था वही व्यक्ति अच्छा था, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जा रहा है, पढ़ा लिखा होता जा रहा है, उसने समाज में विध्वंस मचा रखा है। तो पुराने समय का मानव की जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी, उस समय का मानव सही था, नैतिक था, तो उस पर उन्होंने जोर दिया। तो उन्होंने, लेकिन इन लोगों ने मेन रूप से मन को माना, आत्मा पर इन्होंने अपनी जो पकड़ थी, जो अध्ययन था, उसको खत्म कर दिया।
और इन्होंने व्यक्ति के मन का अध्ययन करना कि व्यक्ति चाहता क्या है, मतलब व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या है, व्यक्ति का मन काम कैसे करता है, उसी पर जोर दिया और उसी के बारे में अध्ययन किया। तो 16वीं शताब्दी तक रहा तो आत्मा का अध्ययन करते रहे। 16वीं शताब्दी के बाद जैसे 17वीं 18वीं शताब्दी आई तो उन्होंने मन के, क्योंकि मन की हमारी इच्छाएं होती हैं, कुछ ना कुछ काम करता है, तो उसके अध्ययन पर उसके बारे में समझ में आता है। और आत्मा के बारे में तो कुछ समझ में नहीं आता है ना, कोई उसका अनुभव कर सकता है, तो मन का हम अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव पर इन्होंने जोर दिया और व्यक्तिवादी विचारक थे ये लोग। तो इसमें हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इटली के पंपनोजी ने मन के विज्ञान की शुरुआत की। किसने की? इटली के पंपनोजी ने। ठीक है, मन का विज्ञान की इटली के पंपनोजी ने। इसके प्रमुख 2-3 अगर ये विचारक आप याद हो जाए तो कर लो, रूसो, कांट, लॉक। ठीक है, और सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो, मतलब वही अच्छी शिक्षा होती है जो व्यक्ति के अंदर से निकले, व्यक्ति के जो मन का चाहे अगर वो कर ले तो वही है सच्ची शिक्षा। अगर ऐसा नहीं कि आप उसको ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहे हो, जैसे टीचर पुराने समय में होता था कि ज़बरदस्ती कोई काम के टीचर ने जो कह दिया वही करना है, टीचर ने कहा कि बैठो तो बैठो, टीचर ने कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो। अब लेकिन जो होता है, इन्होंने रूसो ने कहा कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से अगर कुछ करना चाहे, कुछ क्रिएटिव करना चाहे, कुछ अगर वो बनाना चाहे, अगर वो खेलना चाहे तो खेले, अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ना चाहे तो पढ़े, अगर नाचना चाहे तो नाचे, वही है सच्ची शिक्षा जो उसके अंदर से निकले। तो उसको प्रसार या उसका अध्ययन करने की बात कही है रूसो ने। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिर मन का विज्ञान 17वीं 18वीं शताब्दी में मन पर जोर दिया गया कि व्यक्ति का मन कैसे काम करता है। तो मन का विज्ञान पर 17वीं 18वीं शताब्दी में किया। ठीक है, 16वीं हो गई, 17वीं 18वीं हो गई। फिर बात करते हैं 19वीं शताब्दी आई। तो 19वीं शताब्दी में फिर क्या हुआ, एक प्रयोगशाला खोली गई जर्मनी में। एक जो मनोवैज्ञानिक हैं विलियम वुंट, उन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। मतलब प्रयोगशाला होता है जिसमें मन की या मनोविज्ञान का अध्ययन करने की कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं कि मन काम कैसे करता है। उसके लिए प्रायोगिक रूप से एक प्रयोगशाला में उसमें उसका अध्ययन किया। अभी तक सिर्फ मौखिक रूप से या समाज के रूप से उसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन अब फिर बाद में क्या हुआ, एक सामाजिक विज्ञान की भी एक प्रयोगशाला, अभी तक विज्ञान की प्रयोगशालाएं होती थी, अब सामाजिक विज्ञान की किसी विषय के लिए प्रयोगशाला खोली गई। तो पहली प्रयोगशाला थी जो विलियम वुंट ने खोली। ठीक है, तो इन्होंने लेकिन कहा कि चेतना का विज्ञान, उन्होंने कहा कि मन का तो कुछ पता नहीं, मन तो कुछ भी करने लगता है, लेकिन हमारी जो चेतना हमारे अंदर होती है, जो काम करती है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी रहती है, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। उसको एक वैज्ञानिक तरीके से उसका हम अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये चेतना बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से कैसे काम करती है, सभी की चेतना इसी प्रकार से काम करती हैं, उसका अध्ययन पर इन्होंने जोर दिया। तो संरचनावाद के जनक, इसलिए इनको चेतना का विज्ञान की चेतना का अध्ययन किया इन्होंने, इसलिए इनको संरचनावाद के जनक कहा जाता है। चेतना की इन्होंने संरचना बताई। ठीक है, तो चेतना की इन्होंने संरचना बताई कि संरचना होती कैसी, स्ट्रक्चर बताया इस चेतना का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसलिए विलियम वुंट हैं, वो जर्मनी के थे और 1879 में इन्होंने जर्मनी के एक लिप्जिंग शहर में, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि 1879 में खोली। ठीक है, क्योंकि ये 18वीं सदी हो गई, अब 19वीं शताब्दी चल रही है, तो 19वीं शताब्दी में 1879, एक बात कहें जैसे 19वीं कहा है ना, तो 19वीं शताब्दी 1801 से लेकर और 1899 तक चलती है, 1900 तक चलती है। ठीक है, तो 1879 में लगभग 1880 में इन्होंने खोली और जर्मनी में खोली। जर्मनी के क्योंकि मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट। ठीक है, तो इन्होंने पहली मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। ठीक है, इससे पहले मनोविज्ञान की विषय की या सामाजिक विज्ञान की विषय की कोई प्रयोगशाला नहीं थी जो व्यक्ति के मन का या चेतना का अध्ययन करे, ये पहली प्रयोगशाला थी और लिप्जिंग शहर में खोली। ठीक है, तो चेतना का विज्ञान का, चेतना की इन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया कि चेतना काम कैसे करती है। तो चेतना के इन्होंने 3 रूप बताए, एक बताया इन्होंने संवेदना, एक बताया इन्होंने भाव और एक बताया इन्होंने प्रतिमा। तो संवेदना का मतलब क्या होता है, संवेदना का मतलब होता है कि महसूस करना या अंदर से तुम्हें क्या लग कैसा रहा है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझेंगे, भाव का मतलब होता है कि संतुष्टि, आपको कोई काम करके संतुष्टि हो रही है, असंतुष्टि हो रही है। और प्रतिमा का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई काम करते हैं, संतुष्टि हुई, असंतुष्टि, बाद में उसकी भविष्य में आपकी उसके सामने प्रतिमा बन जाती है कि हमने काम किया था, उस समय किया था। ठीक है, इस प्रकार की। तो पहले इसको समझते हैं किसी उदाहरण के माध्यम। जैसे आपने रास्ते में कहीं किसी को या जानवर को आपने किसी वाहन ने टक्कर मार दिया, आपने उसको देखा, तो आपके अंदर संवेदना जागृत हुई, आपने उसको महसूस किया कि इस जानवर तड़प रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें, आपके अंदर भाव आता है कि हमको वो काम करना है, जागृत संवेदना तो जागृत, इमोशन आपकी जागृत होगा। ठीक है, आप उसके पास गए, अगर आपने उसको बचाया, पानी पिलाया, उसको हॉस्पिटल ले गया, मतलब कुछ भी डॉक्टर को बुलाया, इलाज कराया। ठीक है, इसके बाद आपके अंदर संतुष्टि का भाव होता है कि हमने अगर वो काम कर दिया। ठीक है, हमने काम किया, हमने अपनी पूरी मन लगा के हमसे जो हो सकता था हमने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, तो आपके अंदर संतुष्टि का भाव होगा। अगर आपने उसको देख लिया ऐसे निकल गए तो आपके अंदर असंतुष्टि का भाव हो जाएगा। ठीक है, संवेदना तो आपके अंदर तब भी आएगी और भाव क्या होगा, तब आपका अगर आप निकल गए तो आपके अंदर असंतुष्टि का भाव आएगा। ठीक है, अब बात करें प्रतिमा की।
अगर आपने इसको संतुष्टिपूर्वक काम कर लिया, उसको बचा लिया, तो आपके अंदर भविष्य में प्रतिमा बनेगी कि हमने उसको काम किया था, आपको अच्छा लगेगा, आपको भविष्य में आप उसको सोचेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा और आप ऐसे काम और करने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप संवेदना आपके अंदर जागृत हुई, आपने उसको नहीं बचाया, आप नहीं कुछ किया आपने, तो आपके अंदर भविष्य में जरूर इस प्रकार की प्रतिमा बनेगी कि आपके अंदर रहेगा कि हम काश उसको बचा सकते थे, बचा लेते, शायद रुक लेते, हमारा क्या बिगड़ जा रहा था। तो इस प्रकार की उन्होंने बताया कि इस प्रकार की चेतना हमारी काम करती है, मतलब इस प्रकार की चेतना होती है हमारी। चेतना के उन्होंने 3 रूप बता दिए कि संवेदना, भाव और प्रतिमा। संवेदना का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, महसूस करना। भाव का मतलब होता है उसको हमारे अंदर संतुष्टि हुई, कोई काम करके असंतुष्टि हुई। और प्रतिमा कि हमारे अंदर भविष्य में उसकी क्या प्रतिमा बनी, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर। तो ये इन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया चेतना का। ठीक है, इसलिए इन्होंने इनको संरचनावाद स्ट्रक्चर बताया, इसलिए इनको संरचनावाद का जनक बताया जाता है। ठीक है, और इन्होंने चेतना की अंतर्दर्शन विधि के अंदर, मतलब अंदर रहती है चेतना, तो उसका अध्ययन किया। और पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रायोगिक रूप से इसका अध्ययन किया था, इसलिए इनको अंतर्दर्शन विधि की जनक भी कहा जाता है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि के जनक भी कहा जाता है और अंतर्दर्शन विधि के, क्योंकि आंतरिक इन्होंने दर्शन किए थे, मतलब प्रायोगिक रूप से उसका जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, तो आपको संरचनावाद के बारे में समझ में आ गया होगा। विलियम वुंट ने की थी, वो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी और 1879 में की थी। 3 बातें हमको ध्यान रखनी है, और संरचनावाद के जनक हैं और संरचना की प्रतिमा, भाव और संवेदना, इन्होंने 3 स्ट्रक्चर के रूप में संवेदना, भाव, प्रतिमा। ठीक है, प्रयोग किया था तो प्रयोगात्मक विधि के जनक होगी। आंतरिक रूपों का अध्ययन किया था, इसलिए आंतरिक के अंतर्दर्शन विधि के जनक होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इन्होंने चेतना की केवल स्ट्रक्चर बताए थे। ठीक है, कि चेतना होती क्या है, चेतना के बारे में बताया कि चेतना होती क्या है, चेतना ये होती है। अब इन्होंने चेतना के काम, फिर उन्होंने इससे आगे बढ़कर अब इसी में 19वीं शताब्दी में चेतना के कार्यों को करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक और हुए, उन्होंने चेतना के कार्यों को बताया। ठीक है, जिन्हें विलियम जेम्स कहा जाता है। उन्होंने भी एक प्रयोगशाला खोली और उसमें क्या किया, उन्होंने चेतना के कार्यों के बारे में बताया। चेतना की संरचना नहीं बताई कि कैसी होती है पर जोर नहीं दिया, कि कैसे काम करती उस पर जोर दिया। ठीक है, तो कैसे काम करती उस पर जोर दिया, तो इसके लिए इनको मनोविज्ञान का जनक माना जाने लगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या हैं, उसकी एक पुस्तक लिखी, बहुत ही प्रकाशित हुई, जिसकी वजह से इनको मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा। तो मनोविज्ञान के अगर जनक की बात करें तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने चेतना के कार्य बताए कि चेतना काम कैसे करती है। इन्होंने बताया कि चेतना धारा प्रवाह की संकल्पना होती है। चेतना की एक धारा प्रवाह की संकल्पना बताई, जिसमें इन्होंने बताया कि चेतना है वो एक ही समय में, वो भूतकाल में भी रहती है, वर्तमान काल में भी रहती है और भविष्य काल में भी रहती है। चेतना का मतलब देखो, जो मन है वही चेतना है, वही उसको आत्मा कह दो चाहे चेतना कह दो, एक ही चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने चेतना के बारे में बताया कि चेतना है वो तीनों कालों में एक ही समय पर काम करती है। मतलब जैसे अगर हम एट अ टाइम पढ़ रहे हैं तो वो उसी समय हमारे मन में कोई दूसरी प्रकार की बातें चल रही होती हैं या पुरानी समय की बातें चल रही हैं, और एट अ टाइम उसी समय में हमारे भविष्य की कोई बात हमको याद आ जाती है, और वर्तमान का तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने बताया कि चेतना हमारे एक ही समय में तीनों रूपों में विभिन्न काम करती है। इसलिए उन्होंने चेतना के कार्यों को विस्तारित रूप से बताया, और इन्होंने 1879 में खोली थी, और इन्होंने 1890 में कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खेली। ठीक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जेम्स, के कहाँ के थे, यूएसए के, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने कैम्ब्रिज में खोली थी, इन्होंने खोली थी जर्मनी के लिप्जिंग में, और इन्होंने कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली। तो पहली प्रयोगशाला की बात करें तो विलियम वुंट ने खोली थी और जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, वहीं दूसरी प्रयोगशाला की बात करें तो कैम्ब्रिज में खोली, 1890 में खोली, विलियम जेम्स ने खोली। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको 3 बातें याद रखनी है इसमें, विलियम जेम्स ने 1890 में और कैम्ब्रिज में खोली। ठीक है, दूसरी प्रयोगशाला खोली, पहली तो क्योंकि उन्होंने खोल ली थी और दूसरी इन्होंने खोली। ठीक है, और चेतना के कार्यों को बताया और चेतना की धारा प्रवाह की संकल्पना बताई। धारा प्रवाह का मतलब होता है चेतना एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहती है, चेतना विभिन्न जगहों पर जाती रहती है। जिस प्रकार हम मन की बात करें कि विभिन्न रूपों में जाता रहता है, जैसे हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं उसी समय में हमारे समझ में आएगा कि अगर जैसे हमने कुछ लिखा, उसमें अगर हमको कोई शब्द आया तो उसमें हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये काम हमने ये वर्ड्स हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, अगर जैसे आप इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको किसी जगह और आपको ये टॉपिक समझ में आता है, कहीं दिख जाता है, तो आपको तुरंत माइंड क्लिक करेगा कि हमने उस जगह उस वीडियो में हमने इसको देखा था, पढ़ा था। ठीक है, तो तुरंत आपके मन में आगे की छवि बनेगी। ठीक है,
तो अगर इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो आपको आगे की छवि भी आपके माइंड में बनती जाएगी। तो आपको भविष्य के बारे में भी, उसके बारे में, उसमें आप ये भी सोच पाएंगे कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे तो हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो भविष्य की भी छवि बन गई, भूतकाल की भी छवि बन गई और वर्तमान की छवि तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो इस प्रकार चेतना तीनों रूपों में काम करती है। ये विलियम जेम्स ने बताया कि चेतना एक जगह पर नहीं रुकती है, तीनों जगहों पर धाराप्रवाह रहती है और धाराप्रवाह के रूप से आगे पीछे होती रहती है। ठीक है। और एक वही बात करें संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत। ये जेम्स मतलब विलियम जेम्स एक लैंग नामक वैज्ञानिक थे, इन लोगों ने दिया है संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत क्या होता है। संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि पहले हम किसी चीज़ का व्यवहार करते हैं, उसके बाद उस पर हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है। मतलब पहले उसका व्यवहार होता है, उसके बाद हम उसको देखते हैं। मतलब ये थोड़ी हम कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ी हम आपको समझ के बताते हैं क्या होता है। 1 सेकंड लगेगा आपको। मतलब पहले व्यवहार होता है, फिर हम उसको अनुभव करते हैं। ठीक है। मतलब पहले हम किसी चीज़ का, जैसे पहले व्यवहार होता है, बाद में हम उसको अनुभव करते हैं। जैसे हमने सांप देखा तो पहले हम उसको पहले हमारे माइंड में वो क्लिक करेगा, उसका व्यवहार हो जाएगा, बाद में हम अनुभव करेंगे कि सांप डरावना है। अगर हम उसको देखेंगे नहीं, हम देखने का व्यवहार नहीं करेंगे, हम उसको सोचने का व्यवहार नहीं करेंगे, या हमने सांप को पहले कभी नहीं देखा होगा तो हम उसको नहीं समझ पाएँ, तो हम उसको अनुभूति नहीं कर पाएंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो सांप को देख लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसको कोई अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि उसने वो पहले नहीं देखा है, उसके व्यवहार में वो नहीं है। लेकिन अगर आपके व्यवहार में पहले से है, आपने देखा है कि सांप काट लेता है, इससे मौत हो सकती है, अगर आपके पहले व्यवहार में है तो फिर आपको क्या होगा, उससे अनुभूति होगी, उससे डर लगेगा। तो मतलब इन्होंने ये कहने का मतलब है कि पहले व्यवहार होता है, बाद में अनुभूति होती है। मतलब नहीं तो पहले ये कहा जाता था कि पहले अनुभव कर लिया हमने, फिर हम व्यवहार करते हैं, डरने का व्यवहार करते हैं। जबकि इन्होंने बताया कि पहले हम व्यवहार कर देते हैं, देखने का व्यवहार, सोचने का व्यवहार। ये व्यवहार ही तो है, हमारा काम ही तो है। व्यवहार मतलब क्या होता है, काम। तो हमने पहले काम कर लिया, देखने का, सोचने का, समझने का, फिर उसके बाद हम उसको अनुभव करते हैं कि डरावना है, सो डर रहा है, सो दूर भागना है, चिल्लाते हैं। इस प्रकार की संकल्पना आपको समझ में आ गई होगी। वैसे आप कुछ 2-3-4 चीज़ें याद रखनी है, पूरा हम एक बार समराइज कर देते हैं। जैसे को पहले 16वीं शताब्दी तक का विज्ञान था, वो आत्मा का विज्ञान था। ठीक है। इतना हमारे याद रखना है कि 16वीं शताब्दी तक आत्मा के बारे में संकल्पना हो रही थी, आत्मा के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि आत्मा क्या होती है, आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाना, इस पर अध्ययन चल रहा था। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे 7वीं शताब्दी आई तो आत्मा को छोड़कर, मतलब पहले राज्य को जो प्रमुख माना जाता था, फिर व्यक्ति को प्रमुख माना जाने लगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, समानता पर, इच्छाओं पर, उस पर जोर दिया जाने लगा। तो 16वीं शताब्दी को छोड़कर फिर हम मन पर पहुँचे कि व्यक्ति का मन क्या कर रहा है, उसका अध्ययन करो। व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इसी काल में रहता है, उसकी इसी कार्यों को, लक्षण को हमको हल करना होगा, उसकी समस्याओं को हल करना होगा, तभी हम व्यक्ति की समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। हमको जब तक हम उसके मन का अध्ययन नहीं करेंगे, उसकी चेतना का अध्ययन नहीं करेंगे, उसके व्यवहार का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि व्यक्ति की समस्याएं क्या हैं, उससे कैसे निदान पाना है। तो इन्होंने 16वीं शताब्दी तक ये चला। फिर 7वीं शताब्दी से क्या हुआ कि फिर मन के विज्ञान, मन पर जोर दिया जाने लगा। मतलब व्यक्तिवादी परंपराएं शुरू हो गई, व्यक्ति को केंद्र में माना जाने लगा। पहले क्या होता था कि राज्य को केंद्र में माना जाता था। तो फिर इसमें मन के विज्ञान में इटली के पंपनोजी आए, तो उन्होंने इसकी मतलब शुरुआत की और उनको जनक माना जाता है। रूसो, कांट और लॉक इनके प्रमुख मनोवैज्ञानिक हो गए। ठीक है। अब बात करें कि चेतना का फिर विज्ञान, तो फिर 19वीं शताब्दी आई तो फिर चेतना के बारे में पहली प्रयोगशाला खोली गई कि प्रयोगशाला मतलब चेतना काम कैसे करती है, हमारा मन काम कैसे करता है। उन्होंने इसको चेतना बोला कि चेतना का विज्ञान। तो उसकी स्ट्रक्चर बताया कि संवेदना, भाव, प्रतिमा, 3 रूपों में काम करती है। संवेदना का मतलब होता है उसको इमोशंस या संवेदना को महसूस करना। भाव का मतलब होता है संतुष्टि है क्या संतुष्टि है, और प्रतिमा का मतलब होता है भविष्य में उसकी छवि बन जाना। ठीक है। इस प्रकार उन्होंने 3 स्ट्रक्चर बताए संवेदना होती कैसी है। और 1879 में जर्मनी के लेप्जिग शहर में एक उन्होंने प्रयोगशाला खोली, तो पहली प्रयोगशाला होगी। फिर उसके बाद है विलियम जेम्स, उन्होंने 1890 में कैम्ब्रिज में एक दूसरी प्रयोगशाला खोली। इसमें इन्होंने चेतना की संरचना बताई थी, लेकिन इन्होंने इसमें चेतना की कार्य बताए। चेतना की पहले इन्होंने जो कार्य बताया, मतलब वो सिद्धांत दिया, संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत इन्होंने दिया। तो उसमें उन्होंने बताया कि पहले हम व्यवहार करते हैं, बाद में अनुभव करते हैं। ठीक है। और चेतना की धाराप्रवाह की संकल्पना दी। और एक इन्होंने की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसी की वजह से विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। 1890 में ये पुस्तक आई थी। ठीक है। तो इतनी मोटी मोटी आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब क्या हुआ कि जब चेतना हो गई, मन हो गई, इसके बाद आए कौन से, वॉटसन ने कहा, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ी, इसके बाद आए वॉटसन। तो वॉटसन ने कहा है कि चेतना का तो पता नहीं, लेकिन जब चेतना दिखाई नहीं देती है तो हम चेतना का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो इसके बाद एक व्यवहारवाद की धारा
20वीं शताब्दी से चलने लगी कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है हम उसका अध्ययन क्यों लगातार करते जा रहे हैं। तो हमको किसका अध्ययन करना चाहिए, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए उन्होंने व्यक्ति के व्यवहार पर जोर दिया, व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए या व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, क्या कर सकता है और किस प्रकार से उसको हम आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार पर जोर देना चाहिए। इन्होंने द बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखी है और इसलिए इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। तो दो चीज़ें हमको इसमें भी याद रखनी है कि A.B. कैम्ब्रिज के अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, USA के, और एक किस यूनिवर्सिटी से पढ़े अभी याद नहीं आ रहा है। तो व्यक्ति के व्यवहार का इसमें अध्ययन करना चाहिए और बिहेवियरिज्म नामक इसमें पुस्तक लिखी। इन्होंने मतलब व्यवहारवाद का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कीजिए। इन्होंने कहा जो पिछली जो परंपराएं चली आ रही थी अभी तक 19वीं शताब्दी तक, उसमें था कि व्यक्ति के मन का आंतरिक रूप से जो अध्ययन कर रहे थे उनका अध्ययन कीजिए। हाँ, एक चीज़ और, जो संरचनावाद के जनक थे विलियम वुंट, उनको अंतर्दर्शन विधि का जनक कहा जाता था क्योंकि वो आंतरिक गुणों का अध्ययन कर रहे थे और इसलिए इनको व्यवहार जो वाटसन है, ठीक है, वाटसन को कहा जाने लगा बाह्य दर्शन विधि के जनक, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति के व्यवहार को जो बाहरी रूप से दिखती हैं उनका अध्ययन करने की बात की है कि व्यक्ति बाहरिक रूप से जो व्यवहार कर रहा है, उसके आचार व्यवहार हैं उस पर उनको जोड़ दिया। इसलिए उनको बाह्य दर्शन विधि पर जोड़ दिया। जो चेतना थी वो आंतरिक थी और व्यवहार है वो बाह्य है, इसलिए उसको बाह्य दर्शन विधि का जनक कहा जाता है। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर किसी पॉइंट पर आपको कोई कन्फ्यूजन, हमने आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ। अब हम इनके विभिन्न रूपों पर और उनके विचारधाराओं पर हम आगे बात करेंगे। डेली या 1-2 दिन में लगातार वीडियो लाते रहेंगे, तो आपको हम पूरी बाल विकास अपने इस चैनल पर कंप्लीट कराते रहेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो, समझ में आई हो, इतनी आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है, आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट कर दीजिएगा, बुरा लगे तब भी कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।